दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी है अंधविश्वास की बेड़ियाँ। हमें आशा है कि कहानी सुनने के बाद आपको इतनी अच्छी लगेगी और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप ज़रूर करेंगे। आज रविवार की छुट्टी होने के कारण होटल में काफ़ी भीड़ थी। हमें भी डिनर ऑर्डर के लिए काफ़ी वक्त हो चुका था, पर अभी तक खाना आया नहीं था। हम बैठे बैठे आपसी बातचीत में मशगूल थे, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस टेबल पर जाकर अटकता जहाँ पर एक फैमिली बैठी हुई थी। उनका टेबल हमारे टेबल को छोड़कर तीसरा टेबल था, जिसमें माता पिता और उनके 3 बच्चे बैठे हुए थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। बेटियां अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थीं और माता पिता आपस में ही बातें कर रहे थे। पति का चेहरा तो मुझे दिख नहीं रहा था क्योंकि उसका चेहरा दूसरी तरफ था, पर पत्नी के हाव भाव से लग रहा था उनमें किसी बात को लेकर बहस चल रही थी, क्योंकि पत्नी अपनी आंखें बार बार बड़ी करके कुछ तो लगातार बोले जा रही थी और पति अपना हाथ उठाकर उसे शांत रहने को कह रहा था। उनका बेटा, जिसकी उम्र करीब 3-4 साल होगी, सब बातों से बेफिक्र, अपने आप में ही मगन, कभी कांटा चम्मच से खेलता तो कभी उसी कांटे चम्मच से प्लेट बजाने लगता, कभी टेबल पर रखे नमक और पेपर पाउडर को अपने हथेली पर गिराकर उंगली से चाटने लगता, तो फिर कभी टिश्यू पेपर निकालकर अपना चेहरा खुद ही पोंछने लगता। वह लगातार खुद को बिजी रखे हुए था। जब उसकी माँ उसे आंखें दिखाकर इशारों से कहती कि बैठ जाओ, तो वहीं पर कुर्सी पर बैठ भी जाता, पर फिर थोड़ी देर में वही सब शुरू कर देता। उसकी छोटी छोटी शरारत देखकर मुझे उस मासूम पर बड़ी हंसी आ रही थी और प्यार भी। सच, बच्चे कितने मासूम होते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी हरकतों को कौन देख रहा है या कोई नहीं। उसकी शरारतें मुझे अपने बचपन की याद दिलाने लगी। आखिर हमने भी तो इसी तरह की शरारतें की होंगी कभी। बीच बीच में वह मुझे भी देखता कि मैं उसे देख रही हूँ और फिर शांत खड़ा हो जाता, और जब मैं उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा देती तो वह फिर से शुरू हो जाता। तभी मेरे पति अरुण बोले कि खाना आ गया है। जहाँ मेरे बेटे ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, वहीं बेटी ने पाव भाजी और हमने सिंपल दाल रोटी और सब्ज़ी मंगाई थी। अभी हमने खाना शुरू ही किया था कि वह छोटा बच्चा हमारे टेबल के सामने आकर चुपचाप वहाँ पर खड़ा हो गया। मैं उसे देखकर मुस्कुराई और उसके नरम नरम गालों को छूकर उससे प्यार भी किया, लेकिन उसका ध्यान तो केवल वहाँ पड़ी हुई प्लेट में पिज़्ज़ा पर ही अटका हुआ था। एकटक वह पिज़्ज़ा को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी बोलूँगी और वो खाने लगेगा। थोड़ा सा खिला दें क्या? मैंने अरुण की तरफ देखते हुए कहा। नहीं मीता, ऐसे किसी अनजान बच्चे को कुछ भी खिलाना पिलाना ठीक बात नहीं है। तुम तो जानती हो, पता नहीं उसके माँ बाप हमें क्या बोल दें। तभी उसकी माँ ने आंखें दिखाते हुए उसे अपने पास आने का इशारा किया। माँ के डर से वह चला तो गया, लेकिन फिर वापस आकर हमारे टेबल के सामने खड़ा हो गया। लग रहा था अभी पिज़्ज़ा उठाकर खाने लगेगा। हमें थोड़ा अजीब भी लग रहा था। थोड़ा सा खिला देते हैं ना, इसमें क्या हर्ज है। मेरा बेटा जिगर पिज़्ज़ा का एक पीस उस बच्चे की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, तो अरुण ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और रोकते हुए उसे कहने लगे, मैंने मना किया ना। अरे दूसरों के बच्चे को ऐसे कैसे कुछ खिला सकते हैं? अगर इसके माँ बाप बुरा मान गए तो? पर वो बच्चा तो वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। खाते खाते यह सोचकर मेरा हाथ रुक गया कि शायद इस बच्चे को भूख लगी होगी या फिर कोई और बात है, और मैं उससे कुछ पूछती कि उसकी माँ ने आवाज़ देकर उसे अपने पास बुला लिया, क्योंकि उसके टेबल पर भी खाना लग चुका था। सच में बच्चा काफ़ी भूखा था। जल्दी जल्दी वह पापड़ पर ही टूट पड़ा। उसकी माँ आंखें दिखाते हुए उसे बोल रही थी, आराम से खाओ, आराम से। हमारा खाना तो बस हो ही चुका था और फिर वेटर बिल लाने के लिए चला गया था, और फिर बिल लेकर उसके साथ सौंफ चीनी भी लेकर आ गया और हमारी टेबल पर रख दिया। हम रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगे,
पर हमारी आदत ऐसी होती है कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार देख रहे होते हैं तो जाते जाते भी लगता है कि एक बार मुड़कर उसकी ओर देख लें। इसीलिए मेरी नज़र फिर एक बार उस बच्चे पर जाकर टिकी, पर उस बच्चे के बगल वाली कुर्सी पर प्रीतम को देखकर मैं हैरान रह गई। लगा कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं। हाँ, धोखा ही होगा, क्योंकि यहाँ प्रीतम कैसे हो सकता है, और यह तो सिर्फ प्रीतम सा दिखता ही है। मैंने अपने मन में कहा कि तभी पीछे से अपना नाम सुनकर मैं चौंक गई। वह झटकते हुए मेरे पास आया और कहने लगा, मीता तुम, और यहाँ प्रीतम तुम। मैं आश्चर्यचकित रह गई और उसे यहाँ देखकर हैरान हो गई। तो क्या ये प्रीतम की फैमिली है? और प्रीतम कैसे हो, यहाँ कैसे आ गए? ये तो ठीक से पहचान में भी नहीं आ रहा। सिर के आधे बाल उड़े हुए, आंखों पर मोटा सा चश्मा, चेहरे पर कोई रौनक नहीं, न वह हंसी न ही मुस्कान। अपनी उम्र से करीब 10 साल बड़ा लग रहा था वह। उसे देखकर मेरे दिल में फिर से वही भावना जाग उठी। मीता, मीता कहाँ खो गई तुम? क्या पहचाना नहीं मुझे? प्रीतम की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ। अपने आप को भावनाओं के जाल से मुक्त करके खुद को संभलते हुए मैंने कहा, प्रीतम तुम, और यहाँ, और ये तुम्हारी फैमिली है क्या? मुझे उसकी फैमिली के बारे में सामने से नहीं पूछना चाहिए था, पर अनायास ही गलती से मेरे मुंह से निकल गया। प्रीतम अपनी फैमिली से मिलवाते हुए कहने लगा, हाँ ये मेरी फैमिली है। मेरी पत्नी नंदा, बड़ी बेटी कोयल, छोटी बेटी पिंकी और बेटा अंश। अभी कुछ महीने पहले ही मेरा तबादला यहाँ मुंबई में हुआ है। मैंने अपने मन में ही कहा, अच्छा तो ये है प्रीतम की जीवन संगिनी। आखिर प्रीतम की माँ को अपने मन की बहू मिल ही गई। वैसे बहुत खास तो नहीं है देखने में, हो सकता है उनकी नज़र में हो, ज़रूर होगी। मैंने भी अपने परिवार से प्रीतम को मिलवाते हुए कहा, प्रीतम ये है मेरे पति अरुण, और ये है बेटा जिगर और बेटी साक्षी। प्रीतम बड़े गौर से मेरे पति और बच्चों को ध्यान से देखे जा रहा था। अरुण कहने लगे, क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? कहीं पर मिले हैं क्या? हाँ अरुण, हमने एक साथ ही प्रोबेशनरी ऑफिसर की ट्रेनिंग ली थी, तभी से हम दोनों वहीं पर साथ में मिलते जुलते थे, और तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। हमारे पिछले रिलेशन के बारे में कुछ न बताकर हमने एक दूसरे का परिचय सबके सामने रखा। अरुण प्रीतम से हाथ मिलाते हुए बातें करने लगे, और मैं प्रीतम की पत्नी नंदा से थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। थोड़ी देर में ही पता चल गया कि वह कितनी तेज़ तर्रार औरत है। बस अपनी ही यहाँ के जा रही थी, और बीच बीच में मेरे हाथों में डायमंड जड़ी चूड़ियाँ भी निहारे जा रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही हम चलने को हुए, अपनी आदत के अनुसार अरुण उनसे कहने लगे, अरे अब ऐसे सिर्फ हाय हेलो से तो काम नहीं चलेगा। परसों क्रिसमस की छुट्टी है, आप सब हमारे घर खाने पर आमंत्रित हैं, ज़रूर आइएगा। प्रीतम के ना करने पर अरुण ने उसकी एक ना सुनी। मुझे अरुण पर गुस्सा भी आ रहा था। भला ऐसे वह कैसे कर सकता है? क्या ज़रूरत थी तुरंत किसी को अपने घर बुलाने की? प्रीतम मुझे देखने लगा, क्योंकि मुझे पता था वह भी मेरे घर आना नहीं चाह रहा था, पर अरुण को कौन समझाए। मजबूरन मुझे भी कहना ही पड़ा, आओ ना बैठकर बातें करेंगे। याद करना तो दूर, अब प्रीतम कभी भूले बिसरे भी मेरे ख्यालों में नहीं आता था, पर आज अचानक उसे देख जाने पर मेरे मन को न जाने क्या हो गया। अरुण ने अपने फ़ोन नंबर के साथ साथ घर का पता भी प्रीतम को मैसेज कर दिया उसी वक्त। रास्ते भर मैं प्रीतम और उसकी फैमिली के बारे में लगातार सोचती रही। माँ ने ही तो बताया था मुझे, मेरे बाद प्रीतम के लिए कितने रिश्ते आए और कुंडली न मिलने के कारण लौट गए। हाँ, यह भी बताया था माँ ने कि प्रीतम की जिस लड़की से शादी तय हुई है, उससे प्रीतम के 28 गुणों का मिलान हुआ है। लेकिन प्रीतम और उसकी पत्नी को देखकर तो लग नहीं रहा था कि दोनों के एक भी गुण आपस में मिल रहे हों। खैर मुझे क्या, माना हमारा रिश्ता न हो पाया, पर अरुण जैसा इतना प्यार करने वाला पति तो मैंने पा ही लिया। घर आकर हमने थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की और फिर कमरे में जाकर सो गए। सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजकर हमेशा की तरह हम जॉगिंग पर निकल गए।
अरुण बातें करते रहे और मैं केवल उनकी बातों पर हाँ हूँ करती रही। मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहे थे कि जन्मपत्र मिलान के बावजूद प्रीतम खुश था अपनी पत्नी के साथ या नहीं। क्या सच में दोनों का मन मिल रहा था? चाय पीते हुए भी बस वही सब बातें चल रही थी मेरे दिमाग में। अरुण ने टोका भी था, क्या सोच रही हो? पर मैंने अपना सिर हिलाकर इशारों में कह दिया, नहीं बस कुछ नहीं, ऐसे ही। अरुण को ऑफिस भेजकर मैं भी अपने बैंक के लिए चुपचाप तैयार होकर निकल गई। रात में खाना खाते वक्त अरुण कहने लगे, मीता कल मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, ज़रूरी मीटिंग है और हो सकता है मैं घर पर लेट आऊँ। मेरी तरफ से प्रीतम और उसके परिवार को सॉरी बोल देना प्लीज़। मुझे अरुण पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मुझे गुस्सा होते देखकर वे कहने लगे, सॉरी सॉरी, अब इतना गुस्से से भी मत देखो यार प्लीज़, क्या बच्चे की जान लोगी? और बच्चों के सामने ही मेरे गालों को हाथ लगाकर छेड़ने लगे। अरुण की यह आदत मुझे बिल्कुल नापसंद थी और फिर उसके साथ बच्चे भी हो करके हंसने लगते थे और अपने पापा को साथ मिलाकर मुझे छेड़ने लगते थे। पापा पापा कहकर वे भी मज़े लेने लगे। दूसरे दिन अरुण अपने ऑफिस के लिए निकल गए और थोड़ी देर बाद बच्चे भी यह कहकर घर से निकल गए कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिल्म जाने का प्रोग्राम बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी? सोचा चलो खाने की तैयारी ही कर लेती हूँ, क्योंकि अकेली हूँ तो खाना बनाने में वक्त भी लगेगा और घर को भी पूरी तरह से फिर से व्यवस्थित करना है। तो मैं लग गई अपने कामों में। दोपहर के करीब 1 बजे वे लोग हमारे घर आ गए। मैंने उन्हें बिठाया और पहले सबको जूस सर्व किया, फिर कुछ सूखा नाश्ता टेबल पर लगा दिया। प्रीतम ने अरुण और बच्चों के बारे में पूछा तो मैंने उसे बताया। हाँ, वो ज़रा उन्हें किसी ज़रूरी मीटिंग में जाना था, इसलिए वो वहाँ घर पर नहीं रुक पाए। लेकिन सामने अरुण को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। अरुण, आप तो? हाँ, वो ज़रा मीटिंग कैंसिल हो गई और अच्छा ही हुआ मैं यहाँ आ गया। बोलो, कोई काम बाकी है? अरुण ने कहा। नहीं नहीं, सब तैयार है, मैंने उनसे कहा। खाना पीना समाप्त होने के बाद हम बाहर लॉन में ही कुर्सी लगाकर बैठ गए। हम बातें कर रहे थे और बच्चे वहीं लॉन में वहीं पर हमारे सामने खेल रहे थे। लेकिन मेरा ध्यान प्रीतम के बेटे पर चला जाता, जो कि कभी झूला झूलता तो कभी झूले को ही झुलाने लगता। उसकी प्यारी शरारतों पर मैं मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा तो उसने अपनी तुतली जबान में कहा, अंश है मेरा नाम। अंश? अरे वाह, बहुत ही सुंदर नाम है तुम्हारा तो। उसकी तोतली बातों पर मुझे हंसी आ गई। लेकिन अचानक से जब मेरी नज़र प्रीतम पर पड़ी तो मैं सकपका गई। पता नहीं कब से वह मुझे ही देखे जा रहा था। मुझे लगा शायद वह मुझसे बहुत कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन अपने मन में ही दबाए हुए था। ठीक है, अब चलते हैं, कहकर प्रीतम अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। पर अरुण ने यह कहकर उन्हें रोक दिया कि भाई खाना तो हो गया, अब एक एक कप चाय हो जाए, जिसे प्रीतम ठुकरा नहीं पाया। मैं चाय बनाने जा ही रही थी कि नंदा भी मेरे पीछे पीछे किचन में आ गई और कहने लगी, हमारे आने से ज़्यादा काम बढ़ गया ना आपका? अरे कैसी बात करती हैं नंदा जी? अच्छा, आपने अपने बारे में कुछ, अभी मैं कुछ बोल ही रही थी कि मेरी बात बीच में काटते हुए वह कहने लगी, मैं अपने बारे में क्या बताऊं मीता जी, मेरा तो मानना है कि आप जैसी नौकरी करने वाली औरतें हमसे ज़्यादा खुश रहती हैं, वरना हम जैसी गृहिणी तो बस काम और परिवार में लगातार पिसती रह जाती हैं। अब हमें ही देख लीजिए, दिन भर बस घर और बच्चों के पीछे पागल बने रहती हूँ। ऊपर से मेरी सास, क्या बताऊँ उनके बारे में, कुछ भी कर लो उन्हें मुझसे शिकायत ही लगी रहती है। कुछ तो काम है नहीं, बस दिन भर बक 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 करती रहती हैं। अरे मैंने तो प्रीतम से कितनी बार कहा था कि इन्हें गांव छोड़ाइए, आखिर हमारी भी तो ज़िंदगी है, हमें भी तो कुछ करना है, कब तक ढोते रहेंगे इनके माताजी को? पर नहीं, इन्हें मेरी बात सुननी ही कहाँ है। वह लगातार बड़बड़ करती जा रही थी। मुझे कुछ बोलते नहीं बन रहा था कि मैं आगे क्या कहूँ।
अभी हम एक दूसरे को ठीक से जानते पहचानते भी नहीं, और ये मैडम अपनी माँ समान सास के बारे में कैसी कैसी बातें बोल रही है। इसके लिए आंटी ने मेरे सहित न जाने कितनी ही लड़कियों को ठुकरा दिया था, जाने चाहे अनजाने में। नंदा फिर उससे कहने लगी, सच कहती हूँ मीता जी, आप बड़ी किस्मत वाली हैं। एक तो आप जॉब कर रही हैं और दूसरा आपकी सास भी नहीं है, वरना मेरी सास तो मेरे लिए पनौती बनकर रह गई है। और ये मेरे पति, लगता है जैसे मैं तो इनके पल्ले ज़बरदस्ती बांध दी गई हूँ। क्यों? मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। कहने लगी, देख रही हैं आप, कभी भी मुझे प्यार भरी नज़रों से देखते तक नहीं। पता नहीं किसके ख्यालों में खोए रहते हैं। मैं तो जैसे फंस गई हूँ इस फैमिली में आकर। तो क्या आज भी प्रीतम के दिल में मैं ही हूँ? सोचकर मेरी आंखें अचानक से नम हो गई। किसी तरह नंदा से छिपाकर अपने आंसू पोंछकर मैं बोली, ऐसी बात नहीं है नंदा जी, माँ बाप हो या सास ससुर, सब हमारे अपने ही तो हैं। और जैसे उन्होंने हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, हमारे सुख को सबसे ऊपर रखा, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने माँ बाप और सास ससुर को मान सम्मान दें, उनका सहारा बने। भले ही आंटी ने मेरे साथ जो भी किया है, पर मैं उनका अपमान कैसे सह सकती थी भला। लेकिन मेरी एक भी बात उसे अच्छी नहीं लगी और पलटकर मुझसे कहने लगी, ठीक है, ज़रा मैं आपका घर देख लेती हूँ। मैं उसे देखकर सोच में पड़ गई कि इतनी करवाड़ भरी है इसके दिल में, और वो भी आंटी के लिए। आंटी तो काफ़ी सीधी हैं। जाते जाते प्रीतम कहने लगा, मीता, खुश तो हो ना अपनी ज़िंदगी में? हाँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और तुम? मेरे पूछने पर वह मेरा मुंह ताकने लगा, जैसे मुझसे ही पूछ रहा हो, क्या तुम्हें मैं खुश दिख रहा हूँ? उसने कुछ न बोला और अपनी नज़रें नीचे करके लगातार कुछ न कुछ कहने लगा। पापा नहीं रहे, माँ भी शायद ज़्यादा दिन ना बच पाए। तुम्हें ठुकरा कर आज भी वे पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। तुम्हारे बारे में बताया था उन्हें, मिलने को तड़प उठी थी तुमसे। हो सके तो प्लीज़ एक बार माँ से मिल लेना। कहते कहते प्रीतम की आंखें भर आई। मैं भी अपनी रुलाई कहाँ रोक पाई थी, और फिर सोचने लगी, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों अंधविश्वास की खाई इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि आंटी को हमारा प्यार, हमारी खुशी कुछ भी नहीं दिखा। उन्हें यहाँ से जाते जाते शाम के 5 बज गए थे। रात में खाना खाकर हम सब सो गए, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। प्रीतम का मुरझाया हुआ चेहरा, उसकी उदासी भरी बातें मेरे मन को बुरी तरह से तड़पा गई थी। स्मृति की सारी पपड़ियाँ एक एक करके मेरे आंखों के सामने खुलने लगी। हम पहली बार तब मिले थे जब प्रोबेशनरी ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए हम गुड़गांव गए थे। बातों बातों में ही हमने जाना कि हम एक ही शहर से हैं। ट्रेनिंग के 15 दिन कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। यह संयोग ही था कि हमारी पहली पोस्टिंग भी अपने ही शहर में हो गई और हम दोनों वहीं पर थे। अब तो हमारा मिलना जुलना अक्सर होने लगा। एक दूसरे से मिलते मिलते दोस्त तो हम पहले ही बन चुके थे, लेकिन हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। यह तब पता चला जब रात रात तक एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे थे। एक दिन न मिल पाना भी हमें बेचैन कर जाता था। हमारे प्यार पर हमारे घर वालों ने भी हरी झंडी दिखा दी थी। अब हम एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे थे और प्रीतम के माँ पापा मुझे अपना घर का सदस्य समझने लगे थे। प्रीतम के पापा ने तो यहाँ तक कहा था, प्रीतम बेटा, तुमने अपने वास्ते इतनी सुंदर और गुणी लड़की खुद ही ढूंढ ली, ऐसी तो शायद हम भी न ढूंढ पाते। ऐसा नहीं था कि मैं आंटी को पसंद नहीं थी, पर कोई एक बात उन्हें लगातार परेशान कर रही थी और जल्दी ही वह पता भी चल गई। एक रोज़ मेरे पापा को बुलाकर वे बोली, भाई साहब, हो सके तो मीता की जन्म कुंडली भेज दीजिएगा। मेरे पापा आश्चर्य से बोले, जन्म कुंडली? पर किस लिए, क्यों चाहिए आपको? और हम तो इस कुंडली मिलान पर विश्वास ही नहीं करते, इसलिए कभी बनवाने की सोची भी नहीं। हाँ, पर जब मीता बहुत छोटी थी तब इसकी दादी ने शायद से इसकी कुंडली बनवाई थी, पर अब तो पता नहीं कहाँ होगी। फिर मेरे पापा हंसकर कहने लगे, बहन जी, अब हमें ही देख लीजिए ना,
हमारा कोई कुंडली मिलान नहीं हुआ है और फिर भी क्या मस्त ज़िंदगी काट रहे हैं हम दोनों, एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। प्रीतम की माँ कहने लगी, वह सब तो ठीक है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ा सतर्क तो रहना ही पड़ता है ना भाई साहब। और हर्जी क्या है, जो कुंडली मिलान हो जाए तो हो सके तो भेज दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। प्रीतम उसके पापा इशारों से मना करते रहे, पर प्रीतम की माँ अपनी ज़िद पर अड़ गई। अब दादी तो रही नहीं, फिर भी पापा ने उनसे कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। प्रीतम की ज़िद पर हमारी सगाई तो हो गई, पर शादी की डेट 6 महीने बाद की रखी गई थी। धीरे धीरे हम शादी की तैयारियों में जुट गए। एक रोज़ प्रीतम के माँ बाप ने मुझसे कहा कि मैं प्रीतम के साथ जाकर अपने लिए गहने पसंद कर लूँ। हमें लगा अब उन्हें कुंडलियों के बारे में कुछ ज़्यादा जानना नहीं है और हमारे रिश्ते से भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। उस रोज़ जल्दी जल्दी में मैंने अपने बाल संवारे और प्रीतम की पसंद की ड्रेस भी पहन ली। न जाने कितनी बार खुद को आईने में देखा और बार बार घड़ी पर भी नज़रें टिकाई थी। मुझे इस बात का खटका लग रहा था कि घड़ी ही या फिर बंद होकर ख़राब हो गई है। शायद ऐसा ही कुछ होगा, कहीं ज़्यादा देर तो नहीं हो गई ना। जब यह भरोसा भी टूट गया और बहुत देर बाद भी प्रीतम मेरे घर नहीं आया, तो मैंने ही फ़ोन लगाया यह पूछने के लिए कि हमें गहने पसंद करने जाना तो था, तो फिर वो तुम आए क्यों नहीं। पर प्रीतम तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। उसके घर के नंबर पर भी मैंने फ़ोन लगाया, वहाँ पर भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मुझे चिंता होने लगी, सोचा चलकर खुद ही देख आती हूँ। पर जैसे ही मैं प्रीतम के घर के अंदर जाने लगी, सबकी बातें सुनकर मेरे पाँव वहीं बाहर ही रुक गए। प्रीतम बोल रहा था और उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। आप तो मान गई थी कि अब कोई कुंडली का मिलान नहीं करेंगी, तो ये सब क्या है? आज अचानक से क्या हो गया आपको? उस ढोंगी बाबा ने भड़काया है ना आपको? सच सच बताइए। ठीक है, तो मेरी भी आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर मीता से मेरी शादी ना हुई तो मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, पर किसी और से शादी कभी नहीं करूंगा। सुनकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। कुछ देर तक तो मैं काठ की मूर्ति की तरह जड़ होकर चुपचाप वहीं खड़ी रह गई और सारी बातें चुपचाप सुनती रही। फिर अंकल के चिल्लाने की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। अरे मूर्ख औरत, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, यह मंगली फंगली कुछ नहीं होता, तो फिर कौन तुम्हें भड़का गया? वो ढोंगी बाबा? मत सुनो किसी की, यह शादी हो जाने दो। क्यों दो प्यार करने वालों को अलग करने का पाप अपने सिर पर ले रही हो? अंकल आंटी को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आंटी कहने लगी, देखो जी, सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती है, ये तो आप भी समझते हैं। और दुनिया कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, जो है सो है। मीरा मंगली तो है ही, ऊपर से काल सर्प दोष भी है उसमें। पंडित जी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हम अपने बेटे की शादी मीता से कर देते हैं तो प्रीतम की जान को भयंकर खतरा है, उसकी जान भी जा सकती है। समझ रहे हैं आप? अब बोलो, क्या जानबूझकर मैं अपने बेटे को मौत के मुंह में डाल दूं? जो भी हो, पर अब ये शादी नहीं होने दे सकती मैं। अपना बेटा सबसे प्रिय है मुझे। पर माँ, आप समझती क्यों नहीं हैं? ऐसे पंडित ढोंगी और पाखंडी होते हैं, अपने आप को महान साबित करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अब भी कहता हूँ, छोड़ दो अपनी ज़िद, किसी की बातों में आकर हमारी ज़िंदगी नर्क मत बनाओ माँ, हो जाने दो हमारी शादी। प्रीतम की बातों में बेबसी साफ झलक रही थी, वह आगे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। आंटी जब अपनी बातों पर अड़ी रही तो प्रीतम यह कहकर वहाँ से चला गया, ठीक है, आपको जो करना है अच्छा लगता है कीजिए, और मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा। अंकल कहने लगे, देखना, एक दिन तुम ज़रूर पछताओगी और तब मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए। कहकर वे भी वहाँ से चुपचाप चले गए। समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरी आंखें पथरा गई, ज़बान बंद हो गई, कान सुन हो गए, जैसे मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई थी। घर आकर मैं निढाल हो गई। माँ मेरे कमरे में चाय देने आई और मेरा चेहरा देखकर पूछा भी
कि मैं तो प्रीतम के साथ गहने पसंद करने वाली जाने वाली थी ना, तो गई क्यों नहीं। पर मैंने चुप्पी साध ली, कुछ बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। माँ की ज़िद पर किसी तरह चाय समाप्त करके मैं सोने को हुई, पर फिर उनकी बातें याद करके झटके से उठी और वहाँ पड़े हुए सामान को फेंकने लगी। माँ मुझे देखकर डर गई और पूछने लगी, क्या हो गया है, सब ठीक है ना। मेरे होंठ काँप रहे थे, मैं बोलना चाह रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। माँ घबरा उठी, मीता क्या हुआ है बेटा, सब ठीक तो है ना। फिर उन्होंने आवाज़ देकर पापा को बुलाया। पापा मुझे रोते हुए देखकर व्याकुल हो उठे, कहने लगे, बेटा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। पापा रोते रोते मेरी हिचकियाँ बंधने लगी थी। तभी प्रीतम की माँ का फ़ोन आया। उन्होंने जो कहा सुनकर पापा वहीं ज़मीन पर बैठ गए। यह सब सुनकर पापा की तबीयत न बिगड़ जाए सोचकर मैं ही पापा को ढांढस देने लगी। शाम को प्रीतम ने मुझे मिलने को बुलाया, वहीं जहाँ पर हमेशा मिलते रहते थे। मीता सुनो मेरी बात और रोना बंद करो, कल ही जाकर हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे। नहीं चाहिए मुझे माँ का आशीर्वाद, बोलो है मंजूर। जैसे प्रीतम फैसला करके ही आया था। प्रीतम की बातों पर मैं चौंक गई, पर हम ऐसा कैसा कर सकते हैं प्रीतम। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए उससे डरते हुए कहा, तो मुझे भूल जाओ, क्योंकि माँ कभी हमें एक होने नहीं देगी। और मैं कहते कहते प्रीतम चुप हो गया। थोड़ी चुप्पी के बाद मैंने ही उससे कहा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। प्रीतम और मेरे बीच हुई बात मैंने अपनी माँ को बताई। माँ कहने लगी, ऐसी शादी का क्या मतलब बेटा, जिससे बड़ों का आशीर्वाद ही ना मिले, और जब उसकी माँ नहीं चाहती तो यह सब कैसे होगा। ये शादी हो तो मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है हमारे ऊपर, ज़रा सोच लो बेटा। और बेटा सिर्फ शादी लड़का और लड़की से नहीं बल्कि पूरी परिवार से होती है। मैंने सोचा कि माँ सही कह रही थी। अपने मन को कड़ा करके मैंने अपना फैसला प्रीतम को सुना दिया और शादी के लिए ना कर दी। सब बातों को भूलकर अपना काम और घर में रमने लगी। पर जब आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं तो उसे भूलना इतना आसान भी नहीं होता। पर मैं कोशिश कर रही थी। कई बार प्रीतम का फ़ोन भी आया, पर मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। कुछ महीनों बाद ही मेरी दीदी मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई, जो कि उनकी ननद के रिश्ते में था। पर पापा ने लड़के वालों को सब बता दिया कि मैं मंगली हूँ, और इस वजह से मेरी एक शादी टूट गई थी। लड़की के परिवार वाले कहने लगे, हम मंगली वंगली कुछ नहीं मानते, बस लड़का और लड़की एक दूसरे को अच्छे से पसंद कर लें। जल्दी से जल्द मैं प्रीतम को अपनी यादों से मिटाना चाहती थी, इसीलिए शादी के लिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। ज़्यादा तामझाम लड़के वालों को भी पसंद नहीं था, और ना ही कुछ वे ज़्यादा खर्चा करना चाहते थे। इसीलिए बड़ी ही सादगी से मेरी शादी अरुण के संग हो गई। कहाँ मैं प्रीतम की दुल्हन बनने वाली थी और बन गई अरुण की दुल्हन। शादी के बाद मैं मुंबई आ गई और अपना तबादला भी मुंबई में ही करवा लिया। अरुण जैसा दिलो जान से प्यार करने वाला पति पाकर मैं पूरी तरह से प्रीतम को भूल चुकी थी और अपनी ज़िंदगी और अपनी यादों से निकाल चुकी थी। जिगर और साक्षी के आने के बाद तो हमारा जीवन और भी खुशियों से भर उठा था। सुबह मन तो नहीं था, पर प्रीतम ने बात ही ऐसी बोल दी थी कि जाने माँ कब तक जिंदा रहे। यही सोचकर मैंने आंटी से मिलने का मन बना लिया था। सोचा अब क्या बैर रखना। मुझे देखते ही आंटी फूट फूट कर रो पड़ी और अपने सीने से लगाते हुए कहने लगी, बेटा मुझ अभागन को माफ़ कर देना। तुम क्या गई, तुम्हारे अंकल भी हमें छोड़कर चले गए और जाते जाते बोल गए, अपनी करनी पर पछताओगी। उनकी बात लग गई। मैं बहुत पछता रही हूँ बेटा। हीरा फेंक कर कांच का टुकड़ा उठा लिया अपने बेटे के लिए। बेटा मैं अंधविश्वास के दलदल में फंस गई थी, कहकर आंटी ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। तो क्या हुआ जो हम सास बहू न बन पाए तो? माँ बेटी का रिश्ता तो है ना हमारा माँ, कहकर मैं उनके गले लग गई और सारी दूरियां मिट गईं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो बस जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप
ऐसी काफ़ी बढ़िया बढ़िया कहानी और भी सुन सकें। और फिर कमेंट्स में अपनी अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। और हाँ, कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।